मर्क्यूरिस के थे, ठीक है, लेकिन उसको भूख बहुत ज्यादा लगती थी और अपनी भूख पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। हमारे प्रोटोआयोडाइड्स आते हैं, देखें ना, ये देखें आप, मतलब देखें कि सारे सिम्टम तो हमें नजर आ रहे हैं मर्क्यूरिस के, लेकिन वो कहता है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। असल में प्रॉब्लम हमारी प्रेस्क्रिप्शन से ये हो रहा है कि हमने 30-40 दवाओं को पढ़ा होता है और वही 30-40 दवाइयाँ हम धक्के से मरीज को दे रहे होते हैं। जब पल्साटीला का उसको लग रहा था मेरी पल्साटीला है, डॉक्टर पूछता है तुम्हें रोना आता है बातें करते हुए, कहता है नहीं, सोचे ना आता होगा, छोटा है ना, रो पड़ते हैं ना, वो तांगा के कहता हाँ रो पड़ते हैं। तो ये जो है ना, ये एटीट्यूड ठीक नहीं। मतलब आप देखें, जब आप किसी दवाई को पढ़ें, उसकी फैमिली में तमाम दवाओं को पढ़ें। अगर आप मर्क्यूरिस को पढ़ते हैं, पूरी मर्क्यूरिस को पढ़ें आप, कौन कौन सी मर्करीज हमारे पास है, तो फिर जाके हमें वो नताज मिले। और ये फ्रिंकल ने बहुत अच्छा डाली थी एक रीत रवाज के, उसने ग्रुप्स में दवाओं को स्टडी करना, ग्रुप्स में। तो जब आप किसी ग्रुप को पढ़ते हैं तो ग्रुप से आप जब उसको नैरो करते आते हैं तो आप एग्जैक्ट दवाई को पिन पॉइंट करते हैं। तो अब तो हमारे पास नॉलेज ही बड़े अच्छे अच्छे आ गए हैं, किताबें आ गई हैं, ये आप नियाज़म का नॉलेज आ गया, आपके पास आ गया है, इसको ऐड करें इसमें। लेकिन मेहनत के बगैर कुछ नहीं, आप नहीं करेंगे। मैं ना एक चीज़ आपको बताऊँ, ये मैंने पढ़ने का तरीका आपको बताया, पढ़नी है आपने। लेकिन अगर आप ये कहेंगे डॉक्टर क्लास बैठ के या कोई भी हमारा डॉक्टर बैठ के जी आपको कह दिए एक एक लाइन आपको पढ़ के बताएं, ये किसी ने नहीं करना, ये हो भी नहीं सकता। एक रास्ता दिया जाता है, एक वे दिया जाता है, उस पर आप चल के काम करके देखें, ठीक है ना। मेरे जितने भी उस्ताद थे वो हिंदुस्तान चले गए थे यहाँ सेमिनार के, मैंने तो पकड़ लिया था। मुझे फ़ोन पे बताया करते थे ऐसे कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, मुझे उन्होंने कभी आके लेक्चर नहीं दिए थे, लेकिन मुझे वो बताते जो थे वो मैं मानता था, ठीक है। मुझे जो है ना वो डॉक्टर DP रस्तोगी ने कहा था, यहाँ लाहौर आए थे, तो मुझे पता नहीं था रेपर्टरी क्या होती है, मैं तो बातें होती थी रेपर्टरी की, मैं हैरान हो गया। मैंने जाकर उनको सवाल किया, मैंने कहा सर ये रेपर्टरी क्या होती है शाम को? उन्होंने एक दफ़ा ना मुझे ऊपर से लिखे नीचे तक देखा, कमाल हो गई, होम्योपैथिक डॉक्टर कहता है रेपर्टरी क्या है। तो उसने वो डॉक्टर साहब की उनके साथ कोई आई, उनको कहा कि इनको रेपर्टरी लिख के दो, कहती है रेपर्टरी कल लिख। तो मैं रेपर्टरी में लिख के दी, वो बोनी का रेपर्टरी। मुझे कहा कि कोई रेपर्टरी नहीं देखनी सवाई इसको। मैंने वो बात पकड़ ली, बोनी नाशन की रेपर्टरी ली। शाम को जब मैं उनसे मिला तो वो डॉक्टर साहब ने मुझे 10 मिनट समझाया कि केस कैसे देखना है, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकॉमिनेंट कैसे लेना है, कैसे 10 मिनट की बात हुई। उसके बाद यकीन करें मैं रास्ते में ये फैसला कर लिया कि जिस तरह की उनके होम्योपैथी मैं कर रहा हूँ ना, आज जाते ही पहले इसको दफन कर लो। मैंने सही होम्योपैथी कर ली, ठीक है। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आए शुरू में, लेकिन आज तक सारी चीज़ें ठीक होती चली। तो मेहनत बहरहाल आप नहीं करनी, बस हम बता देंगे कि ऐसे कर लें जितना पता है। तो बहुत गहरा नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा पता है कि इसको हम कैसे, जो मैं जानता हूँ आपसे शेयर कर देता हूँ। तो आप इससे करें, जो आपके अपने तजुर्बात हैं उससे शेयर करें। अगर थक गया तो कहवा पी लें, तो फिर जो हम स्टार्ट कर लें कुछ और। आप बैठ के कहवा पी लीजिए, हमें इनसे रिव्यू लेक्चर में हमने ना बायोलॉजी और पैथोलॉजी पढ़ा, याद है? कि डेफिनेशन
स्टडी ऑफ एशियन डिजीजेस, स्टडी ऑफ एशियन डिजीजेस। एशियन क्या था? पुराने अमराज। एनिमल ने क्रोनिक डिजीज ऐसे नहीं लिखी थी, उसने जितनी भी क्रोनिक डिजीज थी वो पैलियोपैथोलॉजी से ही ली। आज हमने जो सर ने सोरा बताया है, सोरेटिक, उसने दवाइयाँ क्यों लिखी हैं क्रोनिक में, ज़रा उसको और इसको कंबाइन करके देखिएगा। आप लोग भी इस पर सर्च करें, मैं भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पर कुछ मज़ीद हम करेंगे, क्योंकि इस वक्त टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए ये लेक्चर रह जाएगा। सर क्या वर्ड बताया आपने? पैलियोपैथोलॉजी। पहला लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा था कि हमने मेडिकल फॉर्म जो होती हैं, ये टर्म जो होती हैं, ये कैसे बनाते हैं, टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ज़रा थोड़ा सा उसको व्यू दे दिया था। इस दफ़ा मैं वो टर्म जो बनाने के मेथड हैं वो आपको हाथ में दे दिए हैं। इससे मज़ीद एक लेक्चर होगा, उसके बाद जो जितने मेडिकल टर्म्स हैं वो मुश्किल जो लफ्ज़ बोलते हैं एलोपैथिक डॉक्टर, वो सारे आप खुद बना लिया करेंगे। वेरी इजी है ये पैथोलॉजी को स्टडी करना, और इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। और जो कंबाइनिंग फॉर्म होती है ये आपकी रूट होती है, और ये रूट जो होती है इसके साथ आपने सुफिक्सेस लगाने होते हैं या प्रीफिक्सेस लगाने होते हैं। ठीक है, इस पर आगे आप देखेंगे मैंने सुफिक्सेस भी दिए हैं। सुफिक्सेस वो लफ्ज़ होते हैं जो आप एंड पे लगाते हैं किसी भी टर्म के, और प्रीफिक्सेस होते हैं जो आप बिगनिंग में लगाते हैं। कंबाइनिंग फॉर्म जो है, इसका मैंने कंबाइनिंग फॉर्म दिया है, इसके बाद मीनिंग दिया है, उसकी टर्म बनाई है, फिर उसका टर्म का मीनिंग दिया हुआ है। तो इस तरह मैंने बहुत इजी करके लिख दिया आप लोगों के लिए। एज लाइक पहली टर्म है आपके पास लफ्ज़ है आर्डन, और ओ जो है ये जो वर्ड है ये वॉवल वर्ड है। हम जो ओ लगाते हैं, मतलब कि 1, 2, 3 टर्म्स हैं, उनको मिलाने के लिए ओ जो लफ्ज़ है वो 2 टर्म को, 3 टर्म्स को या 4 अल्फाज को मिलाने के लिए ओ लगाते हैं। ये वॉवल जो वर्ड है वो आपकी जितनी भी टर्म्स हैं उनके दरमियान में आता है। जैसे ये एडेनोमा एक एडन लिखा है, इसका मतलब होता है ग्लैंड, और ग्लैंड जो हैं जितने भी ग्लैंड आपकी बॉडी में हैं उनको हम एडन बोलते हैं। एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ा ना लफ्ज़? एंडोक्राइन, क्राइन कहते हैं सिक्रीशन को, बहाव को, और एडन कहते हैं ग्लैंड को, गदूद को। तो एंडोक्राइन कैसे बना? जो गदूद हैं उनके अंदर जो सिक्रीशन होती है, सिक्रीशन जो है वो हार्मोन है। वो जितने भी हार्मोन है वो थायराइड के हार्मोन हो सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के हो सकते हैं, आपके एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन हो सकते हैं। जितने भी हार्मोन एक्सक्रीट होंगे वो सारे के सारे क्राइन कहलाएंगे। और जो इससे पहले आपके पास वर्ड है एडन, एडन का मतलब है ग्लैंड। तो एडन क्या हो गया? एंडोक्राइन, एडेनोमा। अगर इसलिए जो एडन ग्लैंड है ये बढ़ जाए, इसके अंदर कोई रसौली वगैरह बन जाए तो ओमा लगा दें। MAOMA मतलब क्या होता है? मास या ट्यूमर, रसौली को कहते हैं। तो कहीं आपने ग्लैंड के आगे ओमा लगा दिया तो क्या बन गया? एडेनोमा। अगर हम मेदे जो गैस्टर है उसके आगे लगा दें गैस्ट्रोमा तो क्या टर्म नहीं बनेगी? बन जाए। इंसफेलोमा, इंसफेले हेड को कहते हैं ना, सर को। तो सर में कोई दूध बन जाए, रसौली बन जाए तो हम क्या कहेंगे? इंसफेलोमा। तो टर्म बन गई। तो क्या ये पैथोलॉजी मुश्किल है? नहीं। जैसे हम झंझट में पड़े हुए हैं कि पैथोलॉजी पता नहीं कितनी बड़ी कोई चीज है। वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ जस्ट हमको बनानी टर्म्स लिखना है कि हम ये टर्म बना के लिख दें। अब यही वर्ड है सेफल कहते हैं हम, हेड को सर को कहते हैं। तो एल्जिया जो है इसका मतलब है दर्द। सेफल हेड को, एल्जिया दर्द। सेफेल्जिया, एल्जिया आप किसी भी ऑर्गन के साथ लगा दें तो उसका मतलब है कि वहां का दर्द हो गया। सेफेल्जिया सर का दर्द। टॉन्सिल, टॉन्सिलजिया, ठीक है। आंखों का दर्द, ऑप्थोमेल्जिया। ऑटो कहते हैं कान को, ओटेल्जिया कान का दर्द।
आप ओटैल्जिया लिख देंगे, आपको कोई भी नहीं कहेगा यार ये आपने गलत लिखा है, कहेंगे मैंने ठीक लिखा है, ओटैल्जिया लिख दिया मैंने। तो टर्म आसान है या मुश्किल है? इजी है। या मैं नीचे लिखा है सुफिक्स। सुफिक्सिस का मतलब होता है कि जो वर्ड हम एंड पे लगा करते हैं। ओमा मीन्स ट्यूमर और मास, एडनाइटस, ITIS, ITIS का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सोजिश। तो हम किसी भी वर्ड के आगे ITIS लगा दें तो उसका मतलब बन जाएगा सोजिश। एडन है तो एडन के साथ आप ITIS लगा दें तो क्या बनेगा? एडेनाइटिस। एडनाइटस। तो क्या इसका मीनिंग क्या बना? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड। आप कार्डिक बोलते हैं, लफ्ज हम कार्डिक दिल को कहते हैं। अगर दिल की सोजिश हो जाए तो उसके आगे आप ITIS लगा दें तो क्या बन जाएगा? कार्डाइटिस। और इसी तरह आपके पास एंटर बोलते हैं इंटेस्टाइन को, अंतड़ियों को। तो इंटर के साथ आप ITIS लगा दें तो क्या बनेगा? इंटरटाइटिस, अंतड़ियों की सोजिश। टॉन्सल, ये दूध जो होते हैं इनको हम टॉन्सल कहते हैं। टॉन्सल के साथ आप ITIS लगा दें तो क्या बनेगा? टॉन्सिलाइटिस। यहाँ पे आपको एक और चीज दे दूं, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन वो बता दूं कि अगर आप ITIS लिखेंगे तो उसका मतलब है अक्यूट इन्फ्लेमेशन। कौन सी इन्फ्लेमेशन है? अक्यूट इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेशन है क्रॉनिक तो आप लिखेंगे OSIS, ओसिस। अगर आपने ओसिस लिखा इसका मतलब जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। जैसे आपके पास वर्ड ऑटो है, ऑटो ओसिस, आप लिख देंगे मतलब प्राणी सोजिश। अगर यही जो सोजिश है वो आपकी एक्यूट है और अभी इनिशियल से फर्स्ट स्टेज में है, रेडनेस है, जो भी है, तो वो जो है आपकी ITIS लगेगा। अगर प्राणी बहुत लेट से चली आ रही है इन्फ्लेमेशन तो वो जो इन्फ्लेमेशन है वो आपकी OSIS लगेगा। और इसी तरह एक वर्ड है SIS। SIS का मतलब है स्टेट, हालत। आप एडन के लफ्ज ले लें और इसके आगे लिख लें SIS, एडेंसिस। एडेंसिस का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ ग्लैंड। जो दूध है उनकी कुछ स्टेट है, कहीं पे है, ये मालूम नहीं है। और इसी तरह एक वर्ड अक्सर जो था वो मैं शुरू में जब इस फील्ड में आया तो डॉक्टर ने लिखना आइडियोपैथिक डिजीज। मैंने परेशान है, ये आइडियोपैथिक क्या है जो लिखते हैं? रेडियोलॉजिस्ट भी लिख रहा है, जो हैं सिनोलॉजिस्ट भी लिख रहे हैं, और इसके अलावा जो लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स हैं उनमें भी लिख रहा है आइडियोपैथिक डिजीज। तो ये जो डिजीज है ना ये कोई मजे की चीज है। मैंने कहा इस डिजीज को जरा मजीद गंगालूं तो पता चला आइडियोपैथिक क्या कहते हैं, नामालूम चीज। किसको कहते हैं? नामालूम। तो वो सारे जो है ना यहाँ पे एक आपको टर्म अक्सर मिलेगी, वो लिख रहे हैं आइडियोपैथिक डिजीज। तो व्हाट मीन आइडियोपैथिक डिजीज? इसका मतलब है कि इनको पता नहीं चला हमें कोई बीमारी जरूर है। ठीक है, आइडियोपैथिक वर्ड अक्सर आएगा। आइडियोपैथिक का मतलब है नामालूम बीमारी। अगर आपको नहीं पता चलता है उस डिजीज के मुताबिक, आपने 4 सिम्टम लिखे और आपने शो ही मारनी ना, हमें पैथोलॉजी बड़ी आती है, आइडियोपैथिक डिजीज लिख देनी चाहिए। आपको कौन कहेगा आपने सही नहीं लिखा? अगर मुझे नहीं समझ आई थी, मैंने वर्ड ठीक लिखा। क्या? जी जी, वो एब्रीविएशंस हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा एब्रीविएशंस कैसे हम यूज करते हैं। आगे जी, आर्थ कहते हैं जॉइंट को, जोड़ को, और इससे आप टर्म बना लें आर्थराइटिस। अगर यहाँ पे कोई रसौली वगैरह बन गया तो क्या बनाएंगे? आर्थोमा बना लेंगे। अगर प्राणी सोजिश है तो फिर आर्थरोसिस बना लेंगे। तो ये टर्म्स कोई मुश्किल है पैथोलॉजी नहीं ना? ये जो चीज़ें मैंने आपके दे दी हैं ये टोटल 29 हैं, और 29 में नेक्स्ट आपको दे दूंगा कंबाइनिंग फॉर्म। तो ये जो कंबाइनिंग फॉर्म है ये आप ज़बानी याद कर लें। इनके साथ में मैंने दिए हुए हैं, उनका है क्या चीज़। तो ये टोटल जो है ना वो कोई 100 के करीब है। तो ये 100 जो टर्म्स हैं इन्हीं को आपने आगे पीछे लफ्ज लगाने, बस आगे लगाएंगे तो क्या बनेगा, पीछे लगाएंगे तो क्या बनेगा। ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल पैथोलॉजी नहीं है, इतने बड़े मुश्किल वर्ड नहीं है।
हमारे अक्सर मटीरियल मेडिका में भी आते हैं, हम परेशान होते हैं मैंने क्या लिख दिया है इसमें, ठीक है। वो आप इससे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो टर्म लिखी है वो कैसे लिखी है। इसके बाद बाई कहते हैं लाइफ, जिंदगी को, तो बायोलॉजी, बायोप्सी, और ये बायोप्सी, ये ऑप्सी का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ व्यूइंग लाइफ, मतलब कि ये ऑप्सी कहता है व्यूइंग करना, किस चीज़ को देखना, किस चीज़ से, कोई माइक्रोस्कोप या कोई ऐसी चीज़ जिससे हम देखें उसको हम ऑप्सी बोलते हैं। कार्सिन लफ्ज लिखा है, कैंसर्स को कहते हैं, कैंसर ये कार्सिनोमा भी हो सकता है, कार्सिनाइटिस भी हो सकता है, कैंसर डिसऑर्डर्स भी लिख सकते हैं, एनीवन कोई भी टर्म बना सकते हैं कैंसर। आगे कार्डी है, कार्डी हार्ट को कहते हैं, और पेरिकार्डियम, कार्डाइटिस, कार्डियोमा, ये सारी टर्म्स बन सकती हैं। सैफल हेड को कहते हैं, और सेरिब्रो, ये हमारा सेरिब्रम, ये ब्रेन का एक हिस्सा है हमारे, जो है इसको कहते हैं पर्टेनिंग टू ब्रेन, और ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। क्रेनो क्राइन कहते हैं सिक्रीशन को, और आप क्राइन कहीं भी लगा सकते हैं, और इससे आप टर्म जो है वो एनिमल को भी करेंगे। सिस्ट, अच्छा यहाँ पे लफ्ज है CYST, सिस्ट, सिस्टो, सिस्टाइटस अक्सर लफ्ज लिखा होता है आप हमारे मटीरियल मेडिकल में, उसका मतलब है यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी इन्फ्लेमेशन, और सिस्टोओमा भी हो सकता है। और यही लफ्ज जो है, अब यहाँ पे जो लफ्ज यूज हुआ ये ग्रीक लैंग्वेज का, कौन सी लैंग्वेज, ग्रीक का। अगर हम ये लफ्ज CYST सिस्ट इंग्लिश से लेंगे तो फिर क्या मतलब बनेगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम रसौली कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्ट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर को, वो क्योंकि ये ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका लफ्ज है। जैसे हमारा रिथ्रोसाइट, रिथ्रो कहते हैं सुरभ चीज को, साइट कहते हैं सेल को, और ये सिस्ट है। इसी तरह सिस्ट का जो लफ्ज है ये यूज होता है सिस्टोस्कोपी, सिस्टोओमा, सिस्टाइटस, सिस्टोलॉजी, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर का नॉलेज होना, तो आप इसे कोई भी टर्म बना सकते हैं। इंस्पेल, इंस्पेल कहते हैं ब्रेन को, इंस्पेलाइटिस, इंस्पेलोमा, बहुत सारी, इंस्पेल क्राइम भी कह सकते हैं कि दिमाग से कुछ चीज़ स्प्रीट हो रही है, आपको टर्म भी लगा सकते हैं। आगे इंटेस्टाइन को कहते हैं, रिथ्रो सुरभ चीज को कहते हैं, और गैस्टर स्टमक को कहते हैं। यहाँ पर है लफ्ज ग्नोज, नोज कहते हैं नॉलेज को, और डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है और डायग्नोसिस क्या होता है। डायग्नोसिस का जो वर्ड है, डाई कहते हैं कंप्लीट, मुकम्मल, और ग्नोज कहते हैं नॉलेज को। तो ऐसा नॉलेज जो मुकम्मल हो, जिसके मतलब पूरा इल्म जानते हैं, उसको हम डायग्नोसिस बोलते हैं। और प्रो कहते हैं पहले, बिफोर। तो अगर हम जो किसी नॉलेज को जानने से पहले कुछ चीज़ें जो करते हैं वो प्रोग्नोसिस कहलाती हैं। एज लाइक हमारी जो केस टेकिंग से पहले हम कुछ चीज़ें करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, प्रोग्नोसिस होती हैं। और प्रोग्नोसिस जो है वो आपकी डायग्नोसिस से पहले आएंगी। जब प्रोग्नोसिस कंप्लीट होती है तो फिर आपकी डायग्नोसिस पे आप आते हैं। तो जो चीज़ें आप पहले शक की बुनियाद पे कर रहे होते हैं वो प्रोग्नोसिस सारी कहलाती हैं। जब वो कंप्लीट हो जाती हैं, आप उसके मतलब पूरा अवेयरनेस हो जाती हैं, आपको पूरा इल्म आ जाता है, फिर वो डायग्नोस कहलाती है। हमने एंड में ये रिजल्ट निकाला, वो डायग्नोस था। गायनी, गैनी कहते हैं वुमेन, फीमेल को जो है ना वो ग्रीक ज़बान में गैनिक बोलते हैं। और गैनाकोलॉजी स्टडी ऑफ वुमेन। तो इसी तरह गायनाकोलॉजिस्ट, जो औरतों के मतलब इल्म जानती है, माहिर है औरतों के इल्म की, उसको हम गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं। हिम या हिमेट, इसका मतलब है ब्लड, खून। तो हीमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। हीमाटोमा, हिमेट ब्लड को कहते हैं, उम्मा लगा दिया मतलब खून का लोथड़ा जो है वो हीमाटोमा बन जाएगा। चोट लगी तो वो हीमाटोमा बन गया, एंट्री हुई तो हीमाटोमा बन जाता है। तो ब्लड के तलका जो भी होगा उसको हम हीमेट या हीमाटोमा कहते हैं। हिपाटो, हेपेट कहते हैं लीवर को। हेपेटाइटिस
हेपेटोलॉजी, हेपेटोकोमा, ये सारी जो टर्म्स हैं वो हेपेट से मुतल्लक होंगी। हेपेट कहते हैं लीवर। और इसी तरह है आइट्रो, IATRO, आइट्रो कहते हैं ट्रीटमेंट को, और इसकी टर्म बनाई मैंने आइट्रोजेनिक। ठीक है, आइट्रोजेनिक क्या होता है? आइट्रोजेनिक वो सिम्टम्स होते हैं, वो डिजीज़ के नहीं सिम्टम होते। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये आपकी ड्रग के होते हैं। जो हम ड्रग ले रहे हैं, जो दवाइयाँ खा रहे हैं, जब उनके सिम्टम्स आते हैं उनको हम आइट्रोजेनिक सिम्टम कहते हैं। तो वो आइट्रोजेनिक जो चीज़ें हैं हमारे आ रही हैं, वो सिम्टम हम जब करते हैं केस टेकिंग में हमें ये भी देखना पड़ता है कि आइट्रोजेनिक सिम्टम्स कौन से हैं। तो उन सिम्टम्स में हमने दवाई प्रेस्क्राइब नहीं करनी है। सर ने अभी एग्जांपल दिया कि वो दवाई नींद की ले रहा था लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। क्यों नहीं ठीक हो रहा था? तो वो आइट्रोजेनिक कर रही थी दवाई, जो कार्डियो की मेडिसिन थी। जब वो चेंज की तो वो नहीं ठीक हो गई। तो इस तरह आइट्रोजेनिक जो सिम्टम्स होते हैं वो एक टर्म आप आइट्रो कहते हैं ट्रीटमेंट को, जेनिक किसी चीज़ के मुतल्लिक़ जो है कंडीशन या हालत को कहते हैं। जिस तरह आपके पास वर्ड है रिथ्रो, इसी तरह बस है लफ्ज लिको। लिको कहते हैं वाइट चीज को, तो लिकोसाइट्स, लिकोरिया, ये सारे जो वर्ड हैं उसका मतलब कि सफ़ेद जो चीज़ हो उसको हम लिको बोलते हैं। तो लिको से आप कोई भी वाइट चीज़ जो है वो आ सकती है। नेफर कहते हैं किडनी को, और नेफ्राइटिस। इसी तरह नर्व कहते हैं। अच्छा, एक लफ्ज है रीनल, वो भी किडनी होता है। वो आगे मैंने डिफाइन किया तो आप देख लेंगे, क्योंकि रीनो जो रिन है